हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द हिंदी क्लास। सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक वसुधा भाग 6 खोलकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है अपठित पद्यांश। बच्चों, अपठित पद्यांश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य में हम कहानी, निबंध, लेख आदि लिखते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले विषय का कुछ अंश गद्यांश कहलाता है। अगला पद्य। पद्य के अंतर्गत हम कविता, छंद, दोहे आदि लिखते हैं और इनके अंतर्गत आने वाले विषय का कुछ अंश पद्यांश कहलाता है। बच्चों, हमने अपनी फर्स्ट टर्म में अपठित गद्यांश यानी अनसीन पैसेज को करना सीखा था। अपनी सेकेंड टर्म में पढ़ेंगे अपठित पद्यांश यानी अनसीन पोइट्री पैसेज। पहले अपठित का अर्थ जान लेते हैं। अपठित दो शब्दों के मेल से बना है, अ प्लस पठित यानी जो पहले पढ़ा न गया हो। आइए बच्चों, अपठित पद्यांश को हल करने से पहले इसके कुछ चरण यानी स्टेप्स समझ लेते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से हल कर सकें। सबसे पहले प्रथम चरण में यानी फर्स्ट स्टेप में हम प्रश्न पढ़ेंगे। बच्चों, दिया तो पहले पद्यांश होता है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम इसके प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे। हमारा अगला स्टेप है नंबर 2। पद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका भाव समझे यानी उसका मीनिंग क्लियर करें। हमारा अगला स्टेप है नंबर 3। पद्यांश पढ़ने के बाद जिन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं उन्हें मार्क करें। हमारा अगला स्टेप है नंबर 4। प्रश्नों को पद्यांश के आधार पर ही हल करें, यानी उत्तर लिखते समय पद्यांश की भाषा सरल होनी चाहिए और उसके भाव के अनुसार ही उसके प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए। अगला स्टेप नंबर 5। उत्तर स्पष्ट एवं संक्षिप्त हो। स्पष्ट यानी क्लियर, संक्षिप्त यानी शॉर्ट। हमारा अगला स्टेप है नंबर 6। पद्यांश का शीर्षक उसके मूल भाव व उद्देश्य को प्रकट करने वाला होना चाहिए। अगला, व्याकरण के आधार पर रेखांकित शब्दों के उत्तर दें, यानी आपको पद्यांश में से कुछ शब्द दिए जाएंगे। आपको लिंग बदलो, वचन बदलो, पर्यायवाची या शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाने को कहा जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने बुक के पाठ नंबर 20 पेज नंबर 121 पर अपठित गद्यांश तथा पद्यांश। बच्चों, अपनी बुक का पेज 126 निकाल लीजिए, जिस पर आपको ये अपठित पद्यांश मिलेगा। इसको पढ़ने से पहले आइए अपने फर्स्ट स्टेप के अनुसार इसके प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में मानवता के धाम किन्हें कहा गया है? अगला, सोना उगता माटी के कण कण में पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मीन्स मीनिंग। अगला, घर घर में किसकी महिमा हंसती है? बटोही तथा हमजोली शब्दों के अर्थ लिखिए। अगला, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त यानी यूज्ड ता प्रत्यय से बने दो शब्द लिखिए। बच्चों, अब हम इस अपठित पद्यांश के डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग को डिस्कस करेंगे और इसका भाव समझेंगे। हमारे छोटे छोटे ग्राम, ग्राम मीन्स गांव, ग के पैर में पदेन, आ म ग्राम, बने ये मानवता के धाम, मा न व ता मानवता, धाम ध को आम धाम मीन्स रहने का स्थान, हरे भरे खेतों में वन में उपवन में, उपवन उपवन मीन्स बाग, सोना उगता माटी के कण कण में, सोना उगता यानी यहाँ सोना उगता सुनहरी फसल को कहा गया है। हवा उड़ाती चूनर रंग बिरंगी यूं, चूनर चको बड़ाऊ नर, चूनर मीन्स दुपट्टा, अनगिन फूल खिले हों जैसे फागुन में, अनगिन यानी अनकाउंटेड, अ न ग को छोटी ई न, अनगिन, फागुन यह एक महीने का नाम है, फकुआ ग को छोटा ऊ न, फागुन, थके भटोही के विश्राम,
बटोही मीन्स यात्री, ब टको ओ हको बड़ी ई बटोही। विश्राम, वको छोटी श्रको आम विश्राम मीन्स आराम। हमारे छोटे छोटे ग्राम। मुक्त सरलता पग पग यहाँ विचरती है। मुक्त मीन्स आजाद, मको छोटा ऊ आधा क तो मुक्त। सरलता सरल तकवा सरलता। विचरती, वक छोटी चर तक बड़ी विचरती। विचरती यानी बसती है। साहस के संगी कष्टों के हम जोली। साहस मीन्स बहादुरी, कष्टों मुसीबतों, हम जोली साथी, हम जको लको बड़ी हम जोली। हर आफत इनसे टकराते डरती है। आफत यानी मुसीबत, आ फके पैर में नुक्ता त आफत। संघर्षों के पथ अविराम, हमारे छोटे छोटे ग्राम। संघर्षों यानी स्ट्रगल्स। अविराम बिना रुके, अ वको छोटी रको आम अविराम। तो आइए अब इस पद्यांश का भाव समझते हैं। हमारे छोटे छोटे ग्राम बने ये मानवता के धाम। इसमें कवि कहते हैं भारत के छोटे छोटे गांवों में मानवता यानी इंसानियत बसती है, अर्थात गांव के लोगों के दिलों में मानवता का भाव है। हरे भरे खेतों में वन में उपवन में सोना उगता माटी के कण कण में। इसमें कवि कहते हैं कि गांव में हरे भरे खेतों, बागों, बगीचों में लहलहाती सुनहरी रंग की फसल सोने के समान लगती है। हवा उड़ाती चूनर रंग बिरंगी यूं, अनगिन फूल खिले हों जैसे फागुन में। और ग्रामीण महिलाओं का हवा में उड़ता दुपट्टा ऐसे लगता है मानो फागुन के महीने में बागों में अनेक रंगों के फूल खिले हों। थके बटोही के विश्राम, हमारे छोटे छोटे ग्राम। कवि के कहने का भाव है कि छोटे छोटे गांवों में थके हुए यात्री विश्राम करते हैं, यानी ये गांव यात्रियों के विश्राम का साधन है। अगली पंक्तियां देखिए। मेहनत की महिमा घर घर में हंसती है, मुक्त सरलता पग पग यहाँ विचरती है। इन पंक्तियों का भाव है कि गांव के लोग मेहनती होते हैं और उनका जीवन बहुत ही सरल व बंधनों से मुक्त होता है। साहस के संगी कष्टों के हम जोली, हर आफत इनसे टकराते डरती है। संघर्षों के पथ अविराम, हमारे छोटे छोटे ग्राम। इन पंक्तियों का भाव है कि यहाँ के लोग बहादुर होते हैं और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं, अर्थात उनका जीवन कष्टों से भरा होने पर भी वे उनसे घबराते नहीं हैं और उनके साहस को देखकर मुसीबत भी कोसों दूर भाग जाती है। आइए बच्चों, अब पद्यांश के दिए गए प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में मानवता के धाम किन्हें कहा गया है? तो बच्चों, आपने प्रश्न में से ही हाफ आंसर निकालते हुए उत्तर शुरू करना है। प्रस्तुत पद्यांश में मानवता के धाम छोटे छोटे ग्रामों को कहा गया है। अगला प्रश्न, सोना उगता माटी के कण कण में पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? तो आपने इसी में से हाफ उत्तर निकालना है। सोना उगता माटी के कण कण में पंक्ति से कवि का तात्पर्य है कि गांव की माटी में सुनहरे रंग की फसलें सोने के समान चमकती हैं। अगला प्रश्न, घर घर में किसकी महिमा हंसती है? उत्तर देखिए, घर घर में मेहनत की महिमा हंसती है। अगला प्रश्न, बटोही तथा हमजोली शब्दों के अर्थ लिखिए। बच्चों, इनके अर्थ मैं पहले भी आपको डिस्कस करवा चुकी हूँ। बटोही का अर्थ है यात्री और हमजोली का अर्थ है साथी। अगला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त ता प्रत्यय से बने दो शब्द लिखिए। बच्चों, आपके पद्यांश में मानवता और सरलता दो शब्द ऐसे हैं जो ता प्रत्यय लगाने से बने हैं। तो आपने इस प्रश्न का उत्तर लिखते समय दोनों शब्द लिखने हैं, मानवता और सरलता। बच्चों, अब हम एक दूसरा अपठित पद्यांश पढ़ेंगे जो आपकी बुक के पेज नंबर 126 और 127 पर है।
आपने ठीक मेरे बताए गए स्टेप्स के अनुसार इस अपठित पद्यांश को स्वयं सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस पद्यांश के प्रश्नों को पढ़ेंगे। आइए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। कवि का मन क्या देखकर खिल जाता है? फूल, चांद, नदी या घर? अगला प्रश्न, कवि के बगीचे में कितने प्रकार के फूल खिले हैं? 3, 4, 6, 8। अगला, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? पौधे न लगाने के लिए, फूलों को न देखने के लिए, फूलों को न तोड़ने के लिए, पौधों को पानी न देने के लिए। अगला प्रश्न, कवि सबसे क्या करने को कह रहे हैं? दूसरों का भला, दूसरों का बुरा, दूसरों के साथ शत्रुता, दूसरों के साथ मित्रता। अगला बच्चों, आपको यहाँ पर शब्द का वर्ण विच्छेद दिया गया है। आपने इस वर्ण विच्छेद से शब्द बनाना है। इसके ऑप्शंस देखिए, मनहर, मरघट, मनोहर, मरनह। आइए अब मैं आपको इस पद्यांश का भाव समझाती हूँ। फूल खिले हैं देख इन्हें मन, इन्हें छोटी ई आधा न हकोए इन्हें, मेरा मन खिल जाता है। इसमें कवि कहते हैं कि बगीचे में खिले हुए फूलों को देखकर उसका मन खुश हो जाता है, खिल जाता है, खुश हो जाता है। यहाँ गुलाब, चमेली, गेंदा, वहाँ कमल मुस्काता है। मुस्काता, म को छोटा उ, स ककुआ तकवा, मुस्काता मीन्स मुस्कुराना। और उस बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, जैसे गुलाब, चमेली, गेंदा और कमल। अगला पैरा देखिए, मत तोड़ो ये फूल मनोहर, म नको ओ हर, मनोहर मीन्स सुंदर। गंध सभी को देते हैं, गंध, गकुअंक ध गंध, गंध मीन्स खुशबू। कवि कहते हैं कि ये सुंदर फूल मत तोड़ो, क्योंकि यह सभी को खुशबू देते हैं। सबके मन को हर्षित करके, ह षटकोण को छोटी ई, ऊपर रेफ त, हर्षित मतलब खुश करके, कुछ ना किसी से लेते। इस पंक्तियों का भाव देखिए, ऐसा करके फूल सबके मन को खुश कर देते हैं और वह किसी का कुछ नहीं लेते। अगला पैरा देखिए, ये देते हैं गंध सभी को, गंध यानी खुशबू, तुम ऐसा कर जाओ, भला दूसरों का हो जाए, तुम भी सुख यश पाओ। यश, यश, यश मीन्स प्रसिद्धि। इसमें कवि कहते हैं कि तुम भी फूलों की तरह खुशबू फैलाते हुए यदि दूसरों की भलाई करोगे तो तुम भी संसार में सुख और समृद्धि पाओगे, यानी प्रसिद्धि पाओगे। तो बच्चों, अब आपने ये अपठित पद्यांश अपनी बुक पर स्वयं सॉल्व करना है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे।